नमस्कार, स्वागत है आपका उमर न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। आप जो हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं ये एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं। ये एक बार फिर पहले भी इन्होंने काफ़ी धरनाएं की हैं, काफ़ी धरना प्रदर्शन किया है और आखिरी बार इनका जो धरना प्रदर्शन था वो आरजेडी कार्यालय के सामने मानव श्रृंखला का था। उसके बावजूद न्याय ना मिलने के कारण आज फिर वो धरना करने पहुंचे हैं और हम पहुंचे हैं इस धरना स्थल पे। आइए बात करते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ रही है ये बार बार धरना करने की आपको। बिल्कुल बार धरना हम लोग दे रहे हैं और बार धरता देते रहेंगे। कोई रोक नहीं सकता हमें, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सरकार ने जो विज्ञापन के साथ अवहेलना किया है, सरकार ने जो अपने ही राज्यपाल के दिए हुए विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और ये बार बार नहीं, पूरा बार आंदोलन हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग बापू के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। गलत रास्ता पर तो जा नहीं सकते। और बापू का जो नियम था, जब तक इंसाफ नहीं दोगे तब तक हम अपनी आवाज़ों को उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन अहिंसा से। जी। और आज 28 तारीख है ना, 28 नवंबर को तो हम लोग गर्दनी बाग में एकजुट हुए हैं और 30 नवंबर को मैम 30 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ में विधानसभा की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे गांधी मैदान से। तो आप लोग को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि वहां भी आना है। आज 28, कल 29, परसों दिन फिर आपको बुलाएंगे हम लोग और मजबूती से अपनी बात को सरकार के समक्ष रखते रहेंगे। देखिए, सरकार ने जो करना था कर दिया, लेकिन अब हम लोगों की बारी है। हम लोगों को भी जो करना है वो करते रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं, कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। अपनी बात को मजबूती से हम रखते रहेंगे। मैडम, पिछले 4 महीना से मेरिट की बात को हमेशा हम लोगों ने रखा है और हमेशा आगे रखते रहेंगे। ये रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत प्रक्रिया है। 4 महीने से आप मेरिट की बातों को, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, 4 महीने से आप मेरिट धारियों की बातों को रख रहे हैं और हर बार एक बार इनके हाथों में जो बैनर है उन पे गौर किया जाए। मूल विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, ये इनका हर बार का जो नारा है वो मैं आपको दिखा दूँ कि 30,675 मेरिटधारियों को तत्काल नियुक्ति दो। तो आप जो ये बार ये आपका ये जो धरना का या आपका जो हमेशा ये बात रहा है, आप हमेशा हमारे माध्यम से लोगों को बताना चाहे हैं कि आपके इतने मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, वो कहाँ हैं? देखिए, सब लोग आंदोलन में नहीं आ पाता है। क्यों आप अकेले आंदोलन को क्यों लड़ रहे हैं? उनका भी हक है, वो क्यों नहीं आ रहे? सब लोग आते हैं। इस सबका योगदान से जो टेंट पंडाल जो यहाँ देख रहे हैं बना हुआ, ये मेरा नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सभी मेरे साथियों का योगदान है और सबका योगदान है। किसी का शारीरिक योगदान होता है तो किसी का आर्थिक योगदान होता है, किसी का आज होता है तो किसी का कल होता है। जो मेरे साथी लोग आज आए हुए हैं, परसों भी रहेंगे और परसों और थोड़े टुकड़ियों में दिखेंगे तो सरकार पे इस बात का असर कहाँ पड़ेगा? नहीं, सरकार पे असर पड़ेगा। यहाँ पे परमिशन जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए नहीं मिलता है। आपको परमिशन का कागज़ मैं दिखाऊंगा। परमिशन बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है। यहाँ आने का औचित्य ये है हमारा कि यहाँ पर आ करके एक फॉर्म बनाया गया। इस फॉर्म के जरिए अपने विचार को रखना है और जो भी विचार होगा सरकार उसे मानती है और सरकार को मानना पड़ेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर जो गर्दनी बाग का धरना स्थल है, यहाँ पर आप ज़्यादा आंदोलन करेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो इजाज़त ही नहीं देंगे। बहुत टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर वो। लेकिन आप आज से पहले हर बार ये बोल रहे थे कि वो सब पहुंचेंगे, वो 30,675 अभ्यर्थी पहुंचेंगे। जब हमारी मुलाकात आपसे आरजेडी के बाहर हुई थी, जब आप मानव श्रृंखला बनाने वाले थे, तब भी आपने यही कहा था कि वो 30,675 अभ्यर्थी पहुंचेंगे इस मानव श्रृंखला के लिए और उस वक्त भी वो मौजूद नहीं। बिल्कुल 30,675 अभ्यर्थियों की ये लड़ाई है। सब 100% नहीं लड़ते। मैडम, जब भारत की आज़ादी चल रही थी ना, तो सिर्फ एक ही शहीद आजम थे ना, एक ही चंद्रशेखर आजाद थे ना। क्या सब लोग शहीद आजम बन गया था? तो ऐसा नहीं होता कि सब लोग। मतलब आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि आप इस, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही मौजूद हैं हर बार शुरू से लेके आखिर तक। हाँ, मैं मौजूद हूँ और मौजूद रहूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शहीद आजम हूँ, बिल्कुल नहीं। उतना ऊंचा कद काठी मैं नहीं हो सकता। ये आंदोलन उस आंदोलन के सापेक्ष में छोटा है इसे। लेकिन जो शहीद आजम का मैं एक उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि जब देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था उनका, लेकिन पूरे देश के लोग सबका योगदान तो नहीं था। तो आपको नहीं लगता है कि ये मेरिटधारी जो हैं उसमें से कुछ ही लोग, मतलब 30,675 अभ्यर्थी में से बस कुछ ही लोग सक्रिय हैं? बिल्कुल। हमेशा 200, 400, 500, 1000 यही सब अभ्यर्थी लोग आते हैं, दिखते नहीं है। हमेशा आते रहेंगे, बिल्कुल हमेशा आते रहेंगे। और 30 नवंबर को फिर हम आपको बुला रहे हैं कि चाहे तो उस वक्त हमें 1000 से कम देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल मिलेगा। और परसों दिन आपको हम आमंत्रित करते हैं कि हम लोग विधानसभा। एक और सवाल आपसे, हर बार हमें
अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं हर बार। जब हम आते हैं तो अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो उस बार आंदोलन में आए थे वो मतलब दो लोग इंटरचेंज कर रहे हैं खुद को, लेकिन 3-4 लोग जो हैं वो मौजूद है, जैसे कि आप, अनिल, रुपेश जी, ओम प्रकाश जी, ये सब कुछ लोग जो है ना वो मौजूद हमेशा रहते हैं। इसका क्या मतलब है, क्यों आप लोग ही क्यों इतने सक्रिय हैं? ये हम लोग पटना में रहते हैं और हम लोग सामर्थ्य हैं अपने योगदान को देने के लिए, तो इसीलिए हम लोग हमेशा आते रहते हैं। कई मेरे इसमें साथी अभ्यर्थी, कोई बेतिया से आए, कोई मोतिहारी से आए, कोई कटिहार से, कोई किशनगंज से है, तो सब लोग रोज नालंदा से हैं, कोनो बक्सर डुमरांव से हैं, तो सब रोज नहीं आ सकता ना, रोज नहीं आ सकता। बात को समझिए, अनिल अवेलेबल हमेशा रहता है और हमेशा अवेलेबल रहेगा। और स्टेट मेरिट का जो लड़ाई है, विज्ञापन का पालन हो। देखिए मैम, हमारा 2 मांगे हैं, पहला विज्ञापन का पालन हो और दूसरा जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करे सरकार। और ये 2 मांगे हमारा हमेशा अनवरत जारी रहेगा। और हम पहले भी 25 विधायकों से लगभग हम मिल चुके हैं और हम अभी यहाँ के बाद हम लोग कई विधायकों से मिलने भी जाएंगे शाम के वक्त में, और अपनी बात को रखेंगे कि मेरी बात को विधानमंडल के अंदर, यानी विधानसभा और विधान परिषद का जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें हमारी मांग को उठाया जाए। और विधानसभा एक ऐसा, विधानमंडल एक ऐसा जगह होता है जहाँ अगर कोई सवाल सरकार से पूछे जाते हैं तो उसको जवाब सरकार को देना होता है, वो बाउंडेड है इसके लिए। तो इसीलिए हम लोग ये छोटा मोटा प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ को अपने माननीय विधायकों तक पहुंचाना, जनता की अदालत में हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारी आवाज़ को विधानमंडल के अंदर उठाया जाए। एक यहाँ पे हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी मौजूद है, तो हम उनसे पूछेंगे कि आप आज यहाँ पहली बार आई हैं? जी, पहली बार आई हूँ। बहुत समय से, बहुत अरसे से ये आंदोलन हो रहा था और आज इस आंदोलन में आपका पहला योगदान है। क्योंकि मैं फैमिली से रिलेटेड हूँ, तो घर परिवार को संभालना पड़ता है। कहाँ से हैं आप? हम ऐसे जहानाबाद से हैं, लेकिन देहात क्षेत्र से हैं, तो कभी कभी उधर ये सब गाड़ी सब नहीं चलता है तो दिक्कत होता है। रात में लौटने में भी दिक्कत होता है, बच्चे लोग भी छोटे छोटे हैं, तो मैं नहीं आ पाती हूँ। आंदोलन में मौजूद नहीं रहती हैं, लेकिन अगर अनिल जी मौजूद है तो आपका अनिल जी से क्या मतलब, क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि ये आंदोलन में हर बार मतलब सक्रिय हैं, तो आपको लगता है कि ये हम लोगों को वो हक दिला पाएंगे जिस हक के लिए आप लोग लड़ रही हैं साथ में? देखिए, अनिल जी तो शुरू से हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हम इन पर भरोसा करते हैं कि सबको ये हेल्प कर रहे हैं। बस आप भी मतलब अनिल जी के साथ हर वक्त मतलब रहे हैं, हर आंदोलन में आप जो थे अनिल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे। क्या है आपका, क्या लगता है मिल जाएगा आपका हक? हक क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग कदम से कदम मिला के क्यों मेहनत कर रहे हैं? हम लोग का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक ही लक्ष्य है ना, स्टेट मेरिटधारी छात्रों 30,675 सभी के हक की बात हो और सभी को नियुक्ति मिले, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप मैम कहें कि संख्या कम क्या है, नहीं, आप अभी हो क्या कि दूर दराज से लोग आने वाले हैं, तो दूर दराज से लोग आते हैं, आने अभी ठंड का समय चल रहा है, सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं। ये ठंड, जाड़ा, गर्मी, बरसात आपके लिए भी है सर। मैं आपके हक के लिए ही बात कर रही हूँ कि वो 30,675 अभ्यर्थी दिख क्यों नहीं रहे हैं? सरकार को अगर वो दिखेंगे, इतनी भीड़ दिखेगी, तो शायद सरकार जल्दी एक्शन ले। आवाज हम लोग को अभी विधानसभा तक पहुंचाना है। विधानसभा, हम लोग तो विधायक माननीय है नहीं ना कि अपनी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। हम लोग आकर के सांकेतिक तौर पे रास्ते पे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाते हैं। हम लोग को तो माननीय जाकर विधानसभा में उठाना है। हम लोग को डेलीगेशन टीम जो हम लोग जाएगी वो तो माननीय विधानसभा में नहीं ना जाएगी, हम लोग तो रास्ते पे नहीं रहेंगे। तो जितनी भी संख्या हो, मतलब संख्या से नहीं है, हम लोग का उद्देश्य क्या है? हम लोग उद्देश्य एक क्रिस्टल क्लियर है, साफ एकदम उद्देश्य हम लोग का कि स्टेट मेरिट का नियुक्ति तुरंत मिलना चाहिए। सरकार जो जलेबियाँ मोड़ बनाए हुए है, जलेबी लेकर रोज बात बदलती है, पलटती है बातों से। सुबह सब शिक्षा मंत्री जी, तो उनसे यही कहने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आप कब तक हम लोग को ऐसे ही आश्वासन देते रहिएगा? क्यों हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? आज विद्यालय में जाके देखिए क्या स्थिति है विद्यालय की। शिक्षक है नहीं, 300-400 बच्चे पे एक शिक्षक है, एक शिक्षक है 300 बच्चे पे, क्या पढ़ाते होंगे? वो तो उनसे पूछे बताते हैं, शिक्षक से पूछने पे कहते हैं हम तो सिंगल यहाँ पे 300 बच्चे पे है, कुछ विभागीय कार्य से जिला में दौड़ते रहते हैं। तो वो तो खुद जिला के कार्य से दौड़ते रहते हैं। स्कूल में तो समझिए तो एक भी शिक्षक नहीं है और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पास भी कर दे रहे हैं। अब भगवान भरोसे चल रहा है व्यवस्था, अब कैसे चल रहा है? और आज कल का जो रिपोर्ट है नीति आयोग का, जिसमें बिहार नीचे से टॉप किया है शिक्षा के मामले में, सरकार नीचे से टॉप किया है। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, कल हम देख रहे थे न्यूज़ पे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार क्यों नीचे से टॉप किया।
तो वो बता रहे थे कि देखिए हम लोग अभी विकासशील हैं, अभी हम लोग विकसित राज्य नहीं है, हम लोग अभी डेवलपिंग कर रहे हैं अभी, तो हम लोग के साथ उनका तुलना कैसे कीजिएगा। अरे भाई हम 2 महीना 3 महीना से यही तो आपको समझाना चाह रहे थे कि मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दीजिएगा, तो कैसे आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। यही तो हम कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि महाराष्ट्र बहुत डेवलप है, हम अभी डेवलपिंग है। अरे भाई डेवलपिंग है तो तुलना नहीं किया सकता है, तो मेरिट और नॉन मेरिट का तुलना का बराबर करना आपके हक में है, आप कीजिएगा। यही तो समझाना चाह रहे थे कि हम लोग का हक को तुरंत दिया जाए, और विधानसभा में हम लोग का आवाज़ तो उठेगा ही, हम लोग सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। चलिए, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया, मैं रुपेश जी ने बताया अभी कि सरकार जो है वो बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रही है, तो इस जलेबी की तरह गोल गोल बातें घुमाने वाली सरकार पे जो कि मेरिट और नॉन मेरिट को इक्वल बता रही है, आपको भरोसा है कि आपको हक मिल जाएगा? हम लोग तो संवैधानिक तरीके से बार बार अपने बातों को उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे जब तक सरकार हमें नियुक्त नहीं कर देती है। और हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं सरकार के साथ, हम लोगों का मांग भी बिल्कुल जायज़ है। संवैधानिक तरीके से बार बार अपने बातों को हम लोग उठाते हैं। पता नहीं शिक्षा मंत्री कैसे मेरिट और नॉट मेरिट को, सब कुछ चयन प्रक्रिया वर्णित होने के बाद चयन हो जाता है, लोगों का मेरिट बन जाता है, और 5-6 दिन बाद किनके दबाव में आ करके वो ऐसा करते हैं कि एक तुगलकी फरमान 26 तारीख को जारी कर देते हैं, और जिसमें वो मेरिट और नॉट से मुख्यमंत्री जो डिसीजन ले रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों के साथ जो गलत हो रही है, आपके विज्ञापन को नहीं देखा जा रहा है, आपके मेरिट और नॉन मेरिट को इक्वल किया जा रहा है, ये सब किसी के दबाव में आके किया जा रहा है? हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है कि या तो दबाव में आकर के शिक्षा मंत्री किए हो, या पैसा वसूलने के हिसाब से किए हो कि नियोजन इकाई में जाइए और वहाँ पे धक्का खाइए, वहाँ पे 10 लाख 5 लाख रुपए लेकर के जाइए, और वहाँ पे जिनका मेरिट न भी बना हुआ है वो भी अपना पैसे के बदौलत और जॉब लेकर के जाइए। मुख्यमंत्री पैसा खा रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री किए हैं ना ये मेरिट पैसा और नॉट मेरिट। बिल्कुल, अभी नियोजन इकाई में पकड़ाए हैं, कई जगह बीओ पकड़ाए हैं, वो पैसे के कारण ही ना उनका बर्खास्तगी हुआ है, और वो पकड़ाए हैं नियोजन इकाई में। और यदि ये मेरिट वाले का सिलेक्शन कर देते तो फिर पैसा कहाँ से आता? तो मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर करके, जहाँ पे सीट एकदम 37,000 के लगभग में है और 80,000 लोगों को बुलाए हैं, तो बिना पैसे कमाने के लिए ना बुलाए हैं कि इसमें अब जिनको भी मन न भी सिलेक्शन होने वाला होगा वो लोग भी पैसा दे करके चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये पिछली बातें हैं जो अभी तुरंत उठाई भी गई थी बड़ी एकदम सरगर्मी के साथ। उसके बाद बहुत सारे नियोजन इकाई को रद्द किया है, खुद शिक्षा मंत्री ने रद्द किया है कि यहाँ पे नियोजन नहीं होगा। बावजूद उसके जब आपको पता है कि नियोजन इकाई में ऐसी भ्रष्टाचारें हो रही है, तो फिर हम लोग को नियोजन इकाई में क्यों धक्का दे रहे हैं? कहीं पे लिखा हुआ नहीं है विज्ञापन में कि हमको नियोजन इकाई में धक्का खाने जाना है। जितने लोगों का मेरिट में नाम आ गया है उन लोगों को डायरेक्ट नियुक्ति देने की बात कही गई है, तो फिर मूल विज्ञापन से छेड़छाड़ क्यों? और एक सुप्रीम कोर्ट का गोल्डन रूल भी है कि खेल के बीच में नियम को नहीं बदल सकते हैं, और हम लोग का तो खेल समाप्त हो चुका है। ये जब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद मेरिट बन जाए, उसके बाद कभी आपने नियम बदलते हुए देखा है? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। जो पहली बार शर्मनाक काम ये शिक्षा मंत्री किए हैं। मूल विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ क्यों? बीच में करना था तो पहले कर सकते थे। जब एग्ज़ाम हो गया, 4-4 बार एग्ज़ाम लेते हैं, कोरोना काल में एग्ज़ाम दे दिया जाता है, रिजल्ट आ जाती है, रिजल्ट के बाद मेरिट बन जाता है। जब बारी आती है कि जो नियुक्ति पत्र मिले और बच्चे लोग जाकर स्कूल में अपना योगदान दे, कैंडिडेट अपना योगदान देने जाए, उस समय 5 दिन बाद तुगलकी फरमान ये किस दबाव में किए हैं शिक्षा मंत्री? आप मीडिया बंधुओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार ये जरूर पूछिएगा कि किनके दबाव में आखिर मूल विज्ञापन जो सरकारी राज्यपाल के आदेश से निकाला गया था, आपने किसके दबाव में आकर के इसको खारिज किया है? किसने बोला आपको ये अधिकार? किसने दिया कि आप संवैधानिक पद पर बैठ करके और असंवैधानिक कार्य करें? ये अधिकार उनको किसने दिया? आपसे मेरा मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि एक बार अवश्य मेरे इस क्वेश्चन को जा करके शिक्षा मंत्री से पूछिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो मेरिटधारी हैं वो सवाल कर रहे हैं कि किसके दबाव में आके शिक्षा मंत्री ने ये चीज़ किया है, किस तरीके से शिक्षा मंत्री पे पैसे खाने की जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किस तरीके से ये बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है वो पैसे खाने के लालच में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप देख रहे थे उमा न्यूज़, मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।